Assalamualaikum, Dr. Mariam आपके साथ. Today we are here to talk about diphtheria. The National Institute of Health in Pakistan is warning us about an impending outbreak of diphtheria. We have had dozens of deaths in 2022. Around 45 children have died due to this deadly disease. बाकी दुनिया में ये मोस्टली ख़त्म हो चुकी है, फिर भी इक्का दुक्का केसेस आते रहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में लास्ट टाइम बहुत सारे केसेस आ गए, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है बाय पर्सनल कांटेक्ट. किस तरह से? जब हम खांसते हैं, जब हम छींकते हैं, तो जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स हमारे नाक और मुंह से निकलते हैं, उन लोगों के जो कि इससे इन्फेक्टेड होते हैं, वो जब हवा में फैल जाते हैं तो ये दूसरों को भी लग जाती है. फिर इसका एक फॉर्म जो है वो हमारी स्किन के ऊपर ज़ख़म बना लेता है, और उन ज़ख़मों से भी अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये दूसरों को लग जाती है. इसी तरह से जिन लोगों को ये हुई हुई है, उनके या बच्चों को हुई हुई है, उनके कपड़ों को टच करने से, उनके बच्चों के खिलौनों को टच करने से ये दूसरों को लग सकती है. तो इसमें होता क्या है? इसमें एक ये जो बैक्टीरिया है, ये जब हमारे जिस्म में इस रास्ते से ड्रॉपलेट से जब ये एंटर कर जाता है, तो ये अंदर जाके एक टॉक्सिन बनाता है, एक जहरीली मादा बनाता है, जो कि जाके हमारे सेल्स पे अटैक करता है. और जिस जगह के सेल्स पे अटैक करता है, वहाँ पे एक जंग होती है हमारे क़ुव्वत मदाफ़त के सेल्स में और इस बैक्टीरिया में, और इसकी वजह से एक ख़ास करके मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाती है, जो कि एक टफ़ ग्रे वाइट सी मेम्ब्रेन होती है, विच कवर्स द बैक ऑफ आवर नोज़, थ्रोट एंड टॉन्सिल्स इन द बैक ऑफ द नेक. उसकी वजह से क्या होता है कि बुखार हो जाता है, उसमें सर्दी लगती है, ऑब्वियसली थकन होगी, और जब ये इस पे अटैक करेगी तो वहाँ से फिर स्वॉलो करना, खाना अंदर लेना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा. इसी तरह से ये जो टॉक्सिन बनाती है, ये जाके हमारी नर्व्स पे अटैक करता है, और जिस जगह की नर्व्स पे अटैक करता है वहाँ के सिम्टम्स नज़र आते हैं. जब ये फेस की नर्व्स पे अटैक करेगा, मसल्स पे अटैक करेगा, जो नर्व्स को सप्लाई करते हैं, तो आँखों में धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा, आँखों को हिलाना मुश्किल हो जाएगा. इसी तरह जब ये नाक के पीछे जाके अफेक्ट करेगा तो फिर वही नाक में सांस लेने की मुश्किल होगी. गले में अफेक्ट करेगा तो गले में सोजिश महसूस होगी, इरिटेशन महसूस होगी, ये मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी, तो हमारी सांस लेने की नाली छोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो खाना अंदर स्वॉलो करना मुश्किल हो जाएगा. फिर इसी तरह से जब ये चेस्ट में जाएगा तो ये हमारे हार्ट के मसल्स पे अफेक्ट कर सकता है, और वहाँ पे दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, और उसका रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. रेयर केसेस में और मायोकार्डाइटिस हो जाता है. फिर इसी तरह एक जो हमारी एक लाइनिंग होती है, एक पार्टीशन होती है बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमेन, अगर ये वहाँ पे जाके टॉक्सिन अफेक्ट करता है तो डायफ्राम का पैरालिसिस हो जाता है, और सांस लेने के जो मसल्स हैं वो सही से काम नहीं कर सकते, इंसान रेस्पिरेटरी फेलियर्स की तरफ चला जाता है. इफ़ इट गोज़ फर्दर डाउन इट कैन अफेक्ट द किडनीज़ ऑल्सो. और इसी तरह से अगर ये स्किन पे करे तो स्किन पे ज़ख़म बन जाते हैं, जो कि फिर दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं. स्किन पे मोस्टली एडल्ट्स को होती है, बच्चों को मोस्टली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं. तो कौन लोग हैं जो जिनको ये ज़्यादा होती है? सबसे पहले तो छोटे बच्चे जो कि 5 साल से छोटी उम्र के हैं, 12 साल तक के हैं, उनको बहुत होने के चांसेस होते हैं. और इसी तरह जो 60 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ये होने की. फिर वो बच्चे जो कि मैल नरिश्ड होते हैं, अंडर नरिश्ड होते हैं, उनको जिनका अपना पर्सनल हाइजीन पुअर होता है, उनको ज़्यादा चांसेस हैं. फिर वो लोग जो बहुत भीड़ वाली जगह में एक साथ रहते हैं, स्पेशली जहाँ कंटामिनेटेड केसेस हों, उनको होने के बहुत चांसेस होते हैं. फिर वो कमज़ोर लोग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त पहले से कमज़ोर है किसी और बीमारी की वजह से, तो उनको बहुत होने की चांसेस होते हैं. और वो लोग जिनको बचपन में इसके हिफाजती टीके नहीं लगे हैं, वो भी एट रिस्क होते हैं. ये बहुत ख़तरनाक है, और लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि इसके ख़िलाफ़ दुनिया ने वैक्सीन बनाया हुआ है, और ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है. पाकिस्तान के नेशनल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में इसके वैक्सीन्स इंक्लूडेड हैं. इसका एक पूरा कोर्स होता है जो कि सबसे पहले 6 हफ़्ते के बच्चे को लगाया जाता है, फिर उसके 4 हफ़्ते बाद 10 हफ़्ते पे, और फिर 14 हफ़्ते पे लगाया जाता है.
उसके बाद ये 18 महीने पे इसका बूस्टर डोज दिया जाता है और फिर 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों को एक दफ़ा ये फिर लगती है। उसके बाद मोस्टली काफ़ी क़ुव्वत मदाफ़त रहती है हमारे पास, लेकिन फिर भी जिस जगह ये फैली हुई हो वहाँ पे बड़ों को भी इसका वैक्सीन लगाना चाहिए। जहाँ पे ये प्रेवलेंट हो, हमेशा रहती हो, वहाँ पे हर 10-10 साल से भी आप इसका वैक्सीन, हर 10 साल की इंटरवल के बाद आप इसका वैक्सीन रिपीट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आपने करना क्या है, आपको ये इसके सिम्टम्स पता चल गए और ख़ास करके जब आप मुंह खोलेंगे आपको वो ग्रे वाइट सी झिल्ली नज़र आएगी, सांस लेने में तकलीफ़ और खाना खाने में तकलीफ़ होगी, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, आपको एंटीटॉक्सिन्स दिए जाएंगे, उनका आपने बहुत सही से इस्तेमाल करना है। और वैक्सीन्स आप अगर बच्चों को शुरू से ही लगा देते हैं, आप उनकी क़ुव्वत मदाफ़त इसके ख़िलाफ़ पहले ही बढ़ा देते हैं। अब बाकी रह गया आपका रोल कि आपने क्या करना है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स को जिनकी तशख़ीस हो जाए उनको आइसोलेट करना है। उसके लिए थ्रोट वगैरह से स्वॉब्स लिए जाते हैं, उनको लैब्स में टेस्ट किया जाता है, जहाँ से उनमें से वो बैक्टीरिया मिल जाता है कि दिस इज़ द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लू लाइक डिजीज़। तो आपने उन्हें आइसोलेट करना है, घर में आपने उन्हें अलग रखना है। उनका कप, प्लेट, चमचा, तकिया, तौलिया वगैरह सब आपने अलग करने हैं। उनको जब खांसी आ रही है, छींकें आ रही हैं, तो उस पे आप ऑफ कोर्स यू विल कवर देयर नोज़ एंड माउथ। अच्छा सोएंगे, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी। दवाइयाँ तो उनको ऑलरेडी एडवाइज़ होंगी बाय द डॉक्टर। फिर अच्छा खाना पीना देना भी आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एज़ पेरेंट्स, एज़ एल्डर्स और इवन एज़ एल्डर सिबलिंग्स। तो आपने उनकी जब डाइट का ख़याल रखेंगे, और डाइट के बारे में आपको पहले बहुत दफ़ा बताया जा चुका है कि जो मौसमी फल, सब्ज़ियाँ, एक्स्ट्रा पानी, ये सब आपने लेना है। इस मौसम के हिसाब से नट्स वग़ैरह आपने लेने हैं और अपनी जो है वो ओवर कुक चीज़ें और उनसे परहेज़ करें। और धूप, सनलाइट, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा ज़रिया है जर्म्स को भी मारने का और हमारी बॉडी को मज़बूत रखने का, हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने का। तो ये सारे काम जब आप करेंगे तो आप अपने आप को इस तरह की ख़तरनाक डिजीज़ से बचा सकते हैं। क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी थ्रोट में जगह इतनी कम हो जाती है या मसल्स में ऐसी पैरालिसिस हो सकती है कि इससे डेथ्स हो जाती हैं, या कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आपको जोड़ों का दर्द हो जाता है, मसल वीकनेसेस हो जाती हैं, आपके हार्ट मसल को डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए ये बातें आपको पहले से बताई जा रही हैं कि अपने आप को जब आप ऐसे सिम्टम्स में देखें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और अपने आप को सेफ़ रखें। और पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं और उनका कोर्स पूरा करें। सो एवरीवन, प्लीज़ स्टे सेफ, प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड प्लीज़ स्टे हैप्पी। Thank you, and inshallah we will come again with another topic. Thank you. Allah Hafiz.